जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य की इस क्लास में, जिसमें हमारा ये दूसरा सत्र है। हमारा अध्याय था गुल्ली डंडा, जिसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। इसमें विद्यार्थियों हमने अध्ययन कर लिया था कि इस कथा का जो मुख्य पात्र है, कथानायक है, मैं नाम का पात्र, वो अपने साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता है। उसे गुल्ली डंडा खेलने में बड़ा आनंद आता है। और उसका एक मित्र है गया, उसके साथ वह बड़े मज़े से सारा दिन गुल्ली डंडा खेलता रहता है। उसके पिता थानेदार हैं, जिनका तबादला दूसरी जगह हो जाता है। और 20 साल बाद जब कथानायक एक इंजीनियर बन जाता है, तब पुनः वह उसी गाँव में आता है, उसी जगह को देखता है जिसका अब काया पलट हो चुका है। तो उसे पुरानी स्मृतियाँ फिर से एक बार ताज़ा हो जाती है और वो उस पुराने स्थान को देखकर बड़ा भाव विभोर हो जाता है। और प्रकृति से वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बार पुनः उसी रूप में देखना चाहता हूँ। अब देखते हैं विद्यार्थियों आगे इस कहानी में क्या होता है। पढ़ते हैं आज के इस दूसरे सत्र में, शुरू करते हैं इस सत्र को। सहसा एक खुली हुई जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाट बाट रोब और ऑफिस अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? तो जब उसने देखा कि कुछ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो उसे भी अपना बचपन का वो गुल्ली डंडा और अपने मित्र हैं याद आ गए। और वो उन बच्चों से ही पूछ लेता है कि यहाँ गया नाम का कोई आदमी रहता है क्या? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमते हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चरमकार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही, गया नाम का कोई आदमी हो तो शायद वही हो। मुख्य पात्र जो कथानायक है, उसे ये नहीं पता था कि वो चर्मकार है या कौन है, लेकिन वो सोचता है कि शायद वही होगा, इसलिए वो हाँ कर देता है। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। अर्थात गया का जो रूप रंग था वो बड़ा काले रंग का था, इसलिए उसे काले देव के रूप में कहा गया है। मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। विद्यार्थियों, जिस समय कहानी लिखी गई थी उस समय भारत में सामाजिक बंधन इतने थे कि जो गरीब और अछूत समझे जाने वाले, दलित समझे जाने वाले लोग थे, उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं रखा जाता था, उन्हें छुआ नहीं जाता था। और तो उसी सोच के कारण यहाँ जो कथानायक है वो अपने उस मित्र के गले नहीं लग सका। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया और हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में रहे। तो गया अपने उस बचपन के मित्र को पहचान जाता है और उनसे कुशल क्षेम पूछता है कि आप ठीक रहे? बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। साइस जो घोड़ों की मालिश करता है, तो वो है। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है, कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिए हो गए। आप? मैं तो ज़िले का इंजीनियर हूँ। तो अपने बचपन के मित्रों के बारे में कथानायक पूछता है, तो उनके बारे में उसे जानकारी मिलती है। एक मित्र मतई है, वो मर चुका है, बाकी 2 डाकिए बन चुके हैं। अपने बारे में बताता है कि वो ज़िले में इंजीनियर बन चुका है। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, बुद्धिमान थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? अब एक ऐसा प्रश्न कथानायक के द्वारा कर दिया गया है जिसकी अपेक्षा गया ने नहीं की थी कि क्या तुम गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम देंगे तुम्हारा एक दाव, हमारे ऊपर है वह आज ले लो। तो बचपन में जो दाव उसने दिया नहीं था, डंडा खा कर के भी हंसते हुए वहाँ से चला गया था, वो दाव आज इस उम्र में आकर पूरा करना चाहता है कथानायक। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसीलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर उसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कैसे रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेलेंगे। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा?
मज़े से दोनों खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई का खूब रस ले लेकर खाएंगे। तो इस तरह से कथानायक है वो अपने मन में सोच रहा है कि गया तो एक गरीब मजदूर व्यक्ति है, तो उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं है, मैं बड़ा अफसर हूँ और खेलेंगे तो यहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तमाशा बन जाएगा, इसलिए वो दूर कहीं जाकर खेल का आनंद लेना चाहते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों दोनों में खेलने का निश्चय हुआ कि वो दोनों खेलेंगे। अब वो कहाँ जाते हैं? मैं गया को लेकर डाक बंगले आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद हम दोनों में जो अंतर हो गया यही सोचने में मग्न था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी? सच कहना, गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है ना? बचपन को याद की बातें याद करते हुए जो डंडे वाली जो घटना थी, गया ने कथानायक को एक जोरदार डंडा जमाया था, तो उसी घटना को याद कर रहा है कथानायक। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। गया बहुत गरीब व्यक्ति है और जो कथानायक है वो बहुत बड़ा अफसर बन चुका है, इसलिए वो सोचता है कि शायद इसके मन में कोई मेरे प्रति बुरा विचार ना, इसलिए कहता है कि आप तो बड़े आदमी हो, आप मुझे उस बात की याद मत दिलाओ। वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है, लेकिन कथानायक को वो सबसे मीठी याद लगती है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती में कोई 3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ लाते थे और उनके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। तो बचपन में यहाँ वो कमल पुष्प तोड़ने के लिए कथानायक और गया आते थे। आज वो उस भीमताल में खेलने के लिए आए हैं। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। वह वहीं गया और जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी, वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसके हाथों में ही पहुंचती थी। जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। तो देखिए विद्यार्थियों कि बचपन में जिस तरह का खेल दिखाता था गया, जिस तरह से सभी उसका आदर करते थे, सभी उसे अपनी तरफ मिलाना चाहते थे, अब वैसी बात उसमें नहीं दिखाई दे रही है। अब कथानायक है वो उसे पदा रहा है, तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा है और उसे बार बार यहाँ वहाँ दौड़ा रहा है। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर जा कर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता, दोबारा टाड़ लगाता। गया वह सारी बेकायदगियाँ देख रहा था। तो अब यहाँ बड़े होने के बाद जो कथानायक है जो भी धांधलियाँ कर रहा था, गया चुपचाप उन्हें देख रहा था, उसकी हर बात को मान रहा था। ये जो दोनों के बीच एक बड़े और छोटे का, अफसर और नौकर का जो भाव आ गया था, उसी के कारण विद्यार्थियों सब हो रहा था। पर कुछ न बोलता, उसे जैसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका
काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे से लगती ही नहीं, कभी दाहिने कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। तो बचपन में जो गुल्ली हमेशा डंडे पर ही लगती थी, वो अब बड़े होने के बाद उस दिन जब लेखक और गया खेल रहे थे तो सही निशाने पर नहीं लग रही थी। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे पर आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। न लगी होगी, तो यहाँ भी गया ने यही कहा कि नहीं लगी होगी, जब आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा चप घपला करके जीत बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन अब मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जा रहा था। गधा है, सारी बातें भूल गया। तो ये सारी बातें हैं, ये सोच रहा है कथानायक। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी, इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इसी प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठे बताने की चेष्टा करूं, इसमें मेरा हर्ज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छूटा लूँगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई हो। तो अब एक बार पुनः जब बहुत ज़ोर से गुल्ली लगी है तो भी कथानायक है वो धोखा देना चाहता है और कहता है मैंने लगते हुए नहीं देखी, शायद ईंट से लगने के कारण कोई आवाज़ आई होगी। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झूठना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में ज़ोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। अब ज़ोर से लगने के बाद भी गया ने कोई प्रतिकार नहीं किया और ये स्वीकार कर लिया कि शायद किसी ईंट से लगने के कारण ही आवाज़ आई होगी, और कहा, हाँ किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे से लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली लगी तो डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। तो 3 बार दाव लेने के बाद कथानायक ने एक बार दाव देना स्वीकार किया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा है। लेकिन कथानायक के मन में बेईमानी थी, तो उसने कहा अंधेरा नहीं है, मैं तो कल शायद मुझे ज़्यादा पदना पड़े, मन में सोचते हुए तो वो उसे उसी दिन उस खेल को ख़त्म कर देना चाहता है। इसलिए कहता है, नहीं नहीं अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। तो गया कहता है गुल्ली नहीं दिखाई देगी। इस पर भी कथानायक कहता है कि कोई परवाह नहीं है इस बात की, गुल्ली दिखे या ना दिखे, तुम तो अपना दाव ले लो। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाँड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा, 1 मिनट ही में अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। तो गया है वो जैसा गुल्ली को पकड़ने में जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा था, वैसा ही उसका खेलते समय भी हुआ, अपना दाव लेते समय भी हुआ। वो 1 मिनट के अंदर अंदर ही अपना दाव खो दिया, और कथानायक ने फिर से उन्हें एक और दाव खेलने की बात कही। 1 दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। ये वापस आ गए सब। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। अब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे
लड़कपन के साथी निकले अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं न पहचान सका। खेल शुरू हुआ। मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल उसका वह नैपुण्य देखकर ही चकित रह गया। तो दूसरे दिन जो गुल्ली डंडे का खेल था उसमें गया का जो खेल था वह बिल्कुल पिछले दिन से बिल्कुल अलग था और उसको देख करके कथानायक है वो आश्चर्यचकित रह गया कि कितनी कुशलता से गया खेल रहा है, कितना ज़बरदस्त खिलाड़ी वह है। तो गुल्ली टाँड लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। जैसा वो कल खेल रहा था, जैसी हिचकिचाहट पहले दिन के खेल में थी, वैसी उस दिन के खेल में नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली। बचपन में गया जैसा खेलता था अब उसमें और भी ज़्यादा निखार आ गया था। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। अब कथा नायक कहता है कि कल अगर ये इसी तरह से खेलता तो शायद मैं तो रोने ही लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी, अर्थात बहुत दूर गुल्ली जाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन पर लग कर उछली थी। इस पर दोनों में लात ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो ज़रूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था पर दूसरों के इस खेल में मुझे बड़ी वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया था। तो यहाँ विद्यार्थियों, गया का जो पिछले दिन का जो व्यवहार था वो केवल एक बहाना मात्र था। वो नहीं चाहता था कि वो एक अपने बचपन के मित्र जो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, एक बड़ा अफसर बन चुका है, उसे किसी तरह से पदाए या उसके सामने अपना रौब दिखाए कि वही बड़ा खिलाड़ी है। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अवसर हूँ। यह अवसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। कि अब स्थिति ये हो गई है कि वो मेरा लिहाज करता है, वो मेरा इज्जत करता है, स्वागत करता है, सत्कार करता है, मेरा आव भगत करता है, लेकिन अब वो बचपन का साथी नहीं रहा। जैसा लड़कपन में वो मेरा साथी था, अब वो मेरा वैसा साथी नहीं रहा है। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। लेखक ये सोच रहा था विद्यार्थियों कि मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ और गया जो है वो 2 टके का मजदूर है, लेकिन यहाँ जो व्यवहार गया का रहा है उससे गया है वो वास्तव में बड़ा हो गया है, वह बड़े हृदय का व्यक्ति बन गया है। और जो मैं नाम का पात्र है या कथानायक है वो जो उससे बार बार धांधली कर रहा था, उसे पदा रहा था, वो उसके सामने एक छोटा व्यक्ति बनकर रह गया है। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी कहानी गुल्ली डंडा, जो हमें मित्रता के और ऊंच नीच का व्यवहार न करने और अन्य कई तरह की जो शिक्षाएं देता है। वो कहानी हमारी यहाँ समाप्त हो जाती है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक यहाँ भी दिया हुआ है, तो आप PDF की डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।